नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पीनार, व्याख्याता वाणिज्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलासी। बच्चों, आज हम लेखा शास्त्र विषय के अध्याय नए साझेदार का प्रवेश के अंतर्गत नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता क्यों होती है, नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति की गणना व नए साझेदार के प्रवेश के समय किस प्रकार पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम नए साझेदार का प्रवेश। किसी भी साझेदारी फर्म में परिस्थितिवश किसी एक नए साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु यह तभी संभव है जब शेष जितने भी साझेदार हैं वह अपनी सहमति प्रदान करें। अगर नए साझेदार के प्रवेश की परिस्थिति में शेष साझेदार अपनी सहमति प्रदान नहीं करते हैं तो निश्चित ही उस नए साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। अतः किसी भी साझेदारी फर्म के अंतर्गत अगर किसी नए साझेदार का प्रवेश होना है तो निश्चित ही उसके शेष साझेदारों की सहमति आवश्यक है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 1 के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सभी साझेदारों की इस संबंध में सहमति ना हो। अतः किसी भी साझेदारी फर्म में जब किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं नए साझेदार की प्रवेश की दशाएं या आवश्यकता। मतलब ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण से एक साझेदारी फर्म में एक नए साझेदार को प्रवेश देने की आवश्यकता महसूस होती है। पहला है पूंजी की प्राप्ति। यदि किसी साझेदार फर्म की पूंजी कम है और साझेदारी फर्म और अधिक अपने व्यापार को विस्तृत करना चाहती है तो निश्चित ही वो किसी नए साझेदार को अपनी साझेदारी फर्म में प्रवेश दे सकती है। दूसरा है विशिष्ट योग्यता। अगर साझेदारी फर्म को आवश्यकता है कि साझेदारी फर्म के लिए किसी विशिष्ट योग्यता व कुशल व्यक्ति की आवश्यकता है तो निश्चित ही शेष साझेदारों की सहमति से उस नए साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा समाप्त करना। यदि साझेदारी फर्म में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण साझेदारी फर्म को हानि पहुंच रही है प्रतिस्पर्धा के कारण, तो इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए किसी एक नए साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। चौथा है व्यापार की उचित देखभाल। यदि साझेदारी फर्म को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्यापार की और उचित देखभाल होनी चाहिए तो वह निश्चित ही किसी एक नए साझेदार को शेष साझेदारों की सहमति से साझेदारी फर्म में प्रवेश दे सकता है। पांचवा है प्रगति। यदि साझेदारी फर्म में साझेदारों को ऐसा लग रहा है कि साझेदारी फर्म की जो प्रगति है वह कम हो रही है तो निश्चित ही उस प्रगति को बढ़ाने के लिए अगर नए साझेदार की आवश्यकता है तो निश्चित ही ये सभी साझेदार जो हैं अपनी सहमति से उस एक नए साझेदार को अपनी संस्था में फर्म में प्रवेश दे सकते हैं। विदेश में कारोबार। यदि साझेदारी फर्म का विदेश में भी कोई कारोबार स्थित है तो विदेशी जो फर्म है वहां पर किसी एक नए साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। सातवां है निवृत्ति या मृत्यु की दशा में। यदि किसी साझेदारी फर्म के अंतर्गत किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु होती है तो उस साझेदारी फर्म के अंतर्गत किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है नए साझेदार की प्रवेश की दशाएं व आवश्यकता। पहला है पूंजी की प्राप्ति, दूसरा है विशिष्ट योग्यता, तीसरा है प्रतिस्पर्धा समाप्त करना, चौथा है व्यापार की उचित देखभाल, पांचवा है प्रगति, छठवां है विदेश में कारोबार और सातवां है निवृत्ति या मृत्यु की दशा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का लेखांकन। तो जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो उसे फर्म की संपत्तियों और उसके लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है।
तो यह जो नया साझेदार है, अगर उसे फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करना है तो वह अपने साथ संपत्ति लाता है, और अगर उसे फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करना है तो वह प्रतिफल के रूप में ख्याति लाना स्वीकार करता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति की मात्रा और उसके निर्धारण की जो विधि है वह साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। किंतु लेखांकन जो है, लेखांकन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा ख्याति के संबंध में बनाए गए उसे लेखांकन प्रमाप का पालन किया जाता है। अब हम देखते हैं लेखांकन प्रमाप के अंतर्गत ख्याति के संबंध में क्या कहा गया है। लेखांकन प्रमाप 10 के अंतर्गत नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति के संबंध में कही गई जो बातें हैं वो निम्नलिखित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स की अनुशंसा के अनुसार लेखांकन प्रमाप 10 के अनुच्छेद 16 के आधार पर फर्म की पुस्तकों में ख्याति का लेखा किया जाना चाहिए। तदनुसार फर्म की पुस्तकों में ख्याति का लेखा तभी किया जा सकता है जब ख्याति के बदले किसी मौद्रिक प्रतिफल का भुगतान किया गया हो। अतः केवल क्रय की गई ख्याति ही फर्म में लिखी जानी चाहिए। साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु या साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने की दशा में फर्म की पुस्तकों में ख्याति का सृजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई साझेदार अपनी पूंजी के अलावा प्रीमियम ख्याति का नकद भुगतान फर्म में अपने प्रवेश के समय करता है तो ऐसी प्रीमियम ख्याति विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते में उनके द्वारा नए साझेदारों के पक्ष में किए गए त्याग के अनुपात में क्रेडिट कर देनी चाहिए। कभी कभी फर्म के पुनर्गठन की दशा में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी दशा में ख्याति का समायोजन साझेदारों के पूंजी खाते में कर देना चाहिए। फर्म की पुस्तकों में ख्याति नहीं दर्शाई जानी चाहिए। ये है लेखांकन प्रमाप 10, जिसके अंतर्गत नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति के संबंध में कही गई बातें हैं कि किस प्रकार उसकी ख्याति का लेखांकन किया जाना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जब किसी साझेदारी फर्म के अंतर्गत किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है उस समय फर्म के संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है, जिसे संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। अब इस पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत संपत्तियों में हुई कमी व वृद्धि को और दायित्वों में हुई कमी व वृद्धि के लिए एक अतिरिक्त जो है खाता तैयार किया जाता है। इसी खाते को हम कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता। जैसे ये दिया गया है, ये पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप है जिसे आप देख रहे हैं। अब पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतर्गत जो विवरण राशि दी गई है। अब विवरण डेबिट के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है। यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी हो तो उसे डेबिट पक्ष में लिखेंगे। यदि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो तो इसे क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। दायित्वों के मूल्य में वृद्धि हो तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। दायित्वों के मूल्यों में कमी हो तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। संचितियों में अगर वृद्धि होती है तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। संचितियों में कमी होगी तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। अगर कोई दायित्व छूट गया है तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखेंगे। अगर कोई संपत्ति छूट गई है तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। अब पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत जो भी अगर लाभ आया है तो इस लाभ को जो है इस लाभ को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और इस क्रेडिट हुए लाभ को जो पुराने साझेदार हैं वो पुराने अनुपात में वो अपनी पूंजी को
बांट लेंगे। अब अगर पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतर्गत अगर हानि आती है तो इस हानि को जो है वो पुराने साझेदार जो हैं वो अपने पुराने अनुपात में अपनी पूंजी को बांट लेंगे। तो इस तरीके से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि किसी नए साझेदार के प्रवेश करने पर फर्म की जितनी भी संपत्ति और दायित्व है उनका फिर से पुनः मूल्यांकन किया जाता है और संपत्तियों में जितनी भी वृद्धि हो या संपत्तियों में जितनी भी कमी हो, दायित्व में जितनी भी वृद्धि हो, कमी हो, जितने भी छूटे हुए दायित्व हो, संपत्ति हो, संचिति कोष में अगर कमी हो या वृद्धि हो, इन सभी को एक खाते में स्थानांतरित किया जाता है जिसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब ये जो पुनर्मूल्यांकन खाते हैं, इस पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतर्गत जो भी लाभ होता है उसे पुराने साझेदार जो हैं अपनी पूंजी खाते के अंतर्गत जो है पुराने अनुपात में बांट लेते हैं और अगर हानि भी होती है तो उसे भी जो पुराने साझेदार हैं पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को कि ये जो पुनर्मूल्यांकन के खाते के अंतर्गत जो भी लाभ हानि आता है, ये लाभ हानि सिर्फ पुराने साझेदारों के लिए है, इसका नए साझेदार से कोई संबंध नहीं होता और ये सिर्फ पुराने साझेदारों के खातों को प्रभावित करता है। अब आज जो हमने नए साझेदार का प्रवेश पढ़ा, उसकी आवश्यकता पढ़ी, ख्याति का लेखांकन पढ़ा और पुनर्मूल्यांकन पढ़ा, तो इसके अंतर्गत कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। आपके साझेदारी भाग के अंतर्गत 4 अंक का एक प्रश्न और 1 अंक का 4 प्रश्न दिया जाएगा। अब आपके प्रश्न इस प्रकार हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, लेखांकन प्रमाप 10 किससे संबंधित है? प्रश्न दूसरा, नए साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है? तीसरा, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है तो इसे किस खाते में जमा किया जाता है? चौथा, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? लघुत्तरीय प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न पहला, किसी नए व्यक्ति को फर्म में प्रवेश क्यों दिया जाता है? प्रश्न दूसरा, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, इसे कब और क्यों बनाया जाता है? तीसरा, लेखांकन प्रमाप 10 के अनुसार नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति के संबंध में क्या प्रावधान है? तो आशा करती हूँ कि आज आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।